नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गजेश बिलौरिया एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज कोरोना वायरस नाम के डिजीज से हम सारे लोग परेशान हैं, आज जूझ रहे हैं। और वैसे में एक और नई समस्या अगर हम सबके सामने आ जाता है तो काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा ही कुछ खबर पिछले कुछ दिनों से आ रही है, तो इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कुछ खबर आ रहा है दोस्तों। हालांकि मीडिया पे और न्यूज चैनल्स पे इसके बारे में कुछ विशेष तौर पे अभी खबर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ सोशल साइट्स या सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर कुछ खबर इस तरह के आ रहे हैं, जिसके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद हमने चाहा कि ये खबर आप तक पहुंचाया जाए, जो कि ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, हम सब लोगों के लिए समझने योग्य हो सकता है। दोस्तों, एक जो है संस्था ने, एक एनजीओ कह सकते हैं, एनजीओ ने, एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में 26 मार्च 2020 को एक याचिका दायर किया है। जिस संस्था का नाम आपका है सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज। ये आपका संस्था का नाम है सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज। इस नाम के संस्था ने सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका दायर किया है कि कोरोना वायरस के डिजीज से जिस तरह से हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जो परिस्थिति आया है, जो समस्याएं खड़ा हुई है, जिसके वजह से हमारा अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गया है, काफी ज्यादा जो है अर्थव्यवस्था में ढील पड़ गई है, जो है काफी नुकसान हो गया है अर्थव्यवस्था में। तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति तक समानता बनाने के लिए इस याचिका को दायर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे, ताकि जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने राष्ट्र में आ सकता है। इसके बारे में जब हम लोग लॉ के विषय में, जब लॉ में जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 360 मिलता है। आर्टिकल 360, जैसा कि हालांकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें भी इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, तो वो भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो आर्टिकल 360 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के पावर्स दिए गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर रहता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके पास किसी आपातकाल स्थिति में, जो कि फाइनेंशियल आपात की स्थिति में, अर्थव्यवस्था के आपातकाल की स्थिति में, या फिर किसी तरह के जो अपने देश या अपने राष्ट्र के साख को जो खराब करता हो, जो साख को डगमगा रहा हो, तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो जो है पावर होता है कि वो अपने देश में वित्तीय आपातकालीन का स्थिति के लिए घोषणा कर सकते हैं, घोषणा जारी कर सकते हैं, जो है आर्टिकल 360 के तहत। लेकिन दोस्तों कि आर्टिकल 360 के तहत जो घोषणा कर, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपका ये याचिका दायर किया गया है इस संस्था के द्वारा। अब ये समझना है दोस्तों कि 360 जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल 360 में जो प्रावधान दिया गया है, पावर जो दिया गया है राष्ट्रपति को, तो उसमें ये भी बताया गया है कि जो कि आर्टिकल 360 सब आर्टिकल 2 में उसके प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि किस तरीके से वो जो प्रोक्लामेशन करेंगे, जो घोषणा करेंगे राष्ट्रपति, तो वो कैसे करेंगे, वो क्या क्या प्रक्रिया होगा उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को लाने के लिए। तो वो चीज वहां पे दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति इस बात का घोषणा करते हैं, आपातकालीन का, जो फाइनेंशियल आपातकालीन का घोषणा करते हैं, तो उस स्थिति में दोनों ही सदन जो किसी भी बिल को पास करने के लिए दोनों सदनों से जिस तरह से जो है पास किया जाता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, उसी तरह से यदि ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट करते हैं राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, तो वैसे स्थिति में भी राज्यसभा और लोकसभा जो है दोनों ही सदनों में इसे मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। मतलब आपको हाउस ऑफ द पीपुल्स के में भी, और जो है आपका जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, दोनों में
मतलब आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इसकी मंजूरी होनी चाहिए। तब जाकर ही ये आपका माना जाएगा कि ये घोषणा जो है आपको जो है आपातकालीन जो है फाइनेंशियल आपातकालीन घोषित माना जाएगा और इसे लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वैसे स्थिति में अब इसमें ये जो है एक प्रक्रिया दिया गया है दोस्तों कि यदि उसकी जो अवधि होगी जो राष्ट्रपति जब अनाउंस करते हैं तो उसके 2 महीने के अंदर आपको दोनों ही सदनों से ये मंजूरी मिल जानी चाहिए। और यदि दोनों सदनों में से एक सदन में 2 महीने के अंदर अगर खास करके राज्यसभा में यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है 2 महीने के भीतर और लोकसभा से इसकी मंजूरी नहीं मिलती है, तो वैसे स्थिति में जिस तारीख को राज्यसभा में मंजूरी मिली है उस 2 महीने के भीतर उस तारीख से अगली जो बैठक होगी लोकसभा का, तो लोकसभा का जो अगली बैठक होगी वहां से 30 दिनों के अंदर एक और टाइम लिमिट दिया जाता है। 30 दिनों के अंदर एक और टाइम लिमिट होता है जो लोकसभा को मिलता है कि लोकसभा में पास हो जाना चाहिए, मंजूरी मिल जानी चाहिए। तो इसे जो है इस जो आपातकालीन की स्थिति फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो स्थिति है उसको मंजूरी दे दिया जाता है। कुछ जो भी अपना टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो भी डायरेक्शंस वगैरह लिखे जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली सारी बातों को सुनते हुए। तो यदि दोनों ही सदन में पास होता है तो या फिर एक भी सदन में दोनों सदन में पास हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। लेकिन एक सदन में अगर पास होता है तो दूसरी सदन का भी मंजूरी लेना आवश्यक होता है, अदरवाइज ये 2 महीने के बाद जो है ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाता है। तो वैसे स्थिति इस वजह से ही, हालांकि हम सब जान रहे हैं कि आज बीजेपी का सरकार है, काफी ज्यादा संख्या में लोकसभा में, हालांकि इसे पास करने में उसके हाथ में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि काफी सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो सब जो बीजेपी के काफी सारे नेता हैं, जो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जो लीडर्स हैं वो बीजेपी के हैं। तो लोकसभा से पास हो सकता है लेकिन शायद से हो सकता है वो राज्यसभा में पास ना हो। तो वैसे इस वजह से इसे खुद सरकार ने न करके एक संस्था के द्वारा जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल किया गया है और वहां से ऑर्डर लेने के लिए जो है एप्लीकेशन किया गया है। क्योंकि दूसरा ये भी राइट है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति इस तरह के कुछ घोषणा करते हैं इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइप का कोई केसेस का कोई घोषणा करते हैं तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे विचार करने का राइट मिलता है रहता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप समझ के, तो इस वजह से ये इस नाम का संस्था जो सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज के नाम से जो संस्था है उसने इन्हीं सब बातों को लेकर इसने याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मत रखा गया कि जो है चूंकि ये कोरोना वायरस डिजीज की वजह से हमारा राष्ट्र में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गया है, तो कोरोना वायरस का स्थिति खत्म होने का जो लॉकडाउन का पीरियड है उसे खत्म होने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी लाना आवश्यक है। क्योंकि उसका कथन है कि जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है के जो पावर्स हैं उसको लगाकर या फिर जो है आपका लॉकडाउन का पावर लगाकर या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का या फिर आपका सेक्शन 144 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो एक्ट है या फिर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये सब एक्ट के अकॉर्डिंगली जो लॉकडाउन लगाया गया है या कदम कदम पे जो भी कार्रवाई किया जा रहा है या जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो इन सब से इसका निदान नहीं हो सकता है, इससे निकला नहीं जा सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों, हालांकि इन सब चीजों के ऊपर मैंने एक बार दोस्तों पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें आर्टिकल 360 का भी जिक्र किया हूं और ये सारे एक्ट जो एपिडेमिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और धारा 144 के बारे में भी मैं डिस्कस किया हूं, जिसमें लॉकडाउन इज इलीगल और लीगल इन इंडिया, ये टाइटल से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसे भी अपलोड किया हूं। आप चाहे तो आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये सब के उसके वजह से इसके ऊपर इसके फाइनेंशियल जो स्थिति डगमगाया है, जिससे कि देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका साख
खराब होने का, क्रेडिट खराब होने का भी जो आशंका है, तो इनसे बचा नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो है एक नया कदम की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, ऐसा बात रख के सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका इस संस्था के द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो अब देखना यह है दोस्तों कि अब सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, क्या जो है फैसला लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसके हिसाब से वो फ्यूचर का चीज है दोस्तों। कब ऑर्डर आता है, क्या आता है, वो देखना जरूरी है। लेकिन यदि दोस्तों आता है, इससे पहले देखिए दोस्तों, इससे पहले आज तक जो भारत, आजाद भारत जो जब से हुआ है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से, जो है 1947 से अब तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आए हैं। हालांकि इमरजेंसी आए हैं जो पहले 1975 में आई थिंक जो है आपका पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे भी इमरजेंसी के टाइप का केसेस आया था, इमरजेंसी का घोषणा किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद चाइना का केस, चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था 1962 या 63 में, तो उस वक्त भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का केस आया था, इमरजेंसी का घोषणा किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये सब सारी जो इमरजेंसी का घोषणा किया गया था, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं किया गया था, बल्कि इमरजेंसी जो है धारा, ये आर्टिकल नंबर 352 जो है आपका प्रावधान करता है, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में ये प्रावधान है दोस्तों कि यदि किसी हमारे राष्ट्र में यदि कोई बाढ़ का डर हो, संकट हो, कोई युद्ध का संकट आया हो, या कोई डिफेंस का जो हथियार का संकट आया हुआ हो, या किसी अन्य बाहरी राष्ट्र से कोई डर का बात हो, तो वैसे स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो वही सब मुद्दा को लेकर जो है धारा, ये आर्टिकल 352 के तहत जो है उस वक्त इमरजेंसी लगाया गया था। जो लास्ट इमरजेंसी आपको मेरे ख्याल से ये अपना 1975 में पाकिस्तान के युद्ध के, भारत पाकिस्तान के युद्ध के वक्त लगाया गया था। लेकिन ये फाइनेंशियल इमरजेंसी संभव ये है कि ये यदि लगता है तो ये पहली बार आजाद भारत में ये लगने का संभावना दिख रहा है दोस्तों। और जैसा कि सारे लोग, कुछ लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे कि इसे अब लगने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हमारा राष्ट्र का जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक चरमरा गया है, काफी हद तक टूट चुका है। तो इसे स्ट्रांग बनाने के हित में इसे लाया जा सकता है। अब ये देखना है दोस्तों कि यदि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा कुछ चीज आता है, यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी का अगर घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा होता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, या फिर दोनों सदनों में पास होने के बाद, जब भी ऑर्डर करे, डिक्लेयर करे राष्ट्रपति, उसके बाद यदि ऐसा कुछ होता है तो इफेक्ट क्या होगा, जनरल पीपल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सरकारी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, या प्राइवेट जो आम जनता है उसके ऊपर क्या इसका असर गिरेगा, ये समझना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों यदि इस तरह का अगर संकट आता है तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहली बात कि जितने भी पावर्स होते हैं वो सारे केंद्र सरकार में के हाथ में आ जाता है। और हालांकि जो स्टेट में केंद्र सरकार का जो पार्टी है, जैसे बीजेपी का आज के डेट में पूरे केंद्र सरकार केंद्र पे शासन कर रहा है, केंद्र सरकार बीजेपी का है, तो वैसे स्थिति में यदि हालांकि दूसरे स्टेट में कहीं जो दूसरे जो पार्टी से जो सरकार बनाए हुए हैं तो वो अपने आप में फ्रीडम तो है, लेकिन यदि इस तरह का इमरजेंसी का कोई केस आता है तो वैसे स्थिति में वो स्टेट भी विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि विरोध करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर होता है कि वो उसके राइट्स को भी अपने हैंड में सीज कर सकते हैं, अपने अधिकार में ले सकते हैं। वो तब तक के लिए ले सकते हैं जब तक के लिए ये फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म ना हो जाए। और उस बीच में, उस पीरियड में यदि विरोध करते हैं तो यदि अपने हाथ में वो लेते हैं कमान, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार ही उस राज्य में भी सारे क्रियाकलाप जो है चलाए जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें आप समझ गए। अब देखना है कि इफेक्ट्स क्या होंगे दोस्तों। तो पहला तो इफेक्ट ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो सरकारी गवर्नमेंट होंगे, जो सरकारी जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होंगे उनके सैलरी कट हो सकते हैं या सैलरी में डिडक्शन हो सकता है, एक भारी मात्रा में डिडक्शन हो सकता है, जो कि इस जो याचिका जो दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी इस बात का के लिए जो है मांग की गई है कि सरकारी जो एम्प्लॉय होंगे उनके सैलरी में डिडक्शन होना चाहिए, तो वो सैलरी भी कम हो सकता है। उनके जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो डियरनेस अलाउंस हो गया या फिर आपका मेडिकल अलाउंस हो गया या फिर और भी किसी तरह का एकोमोडेशन के लिए अलाउंस मिलता है, ट्रेवलिंग के लिए अलाउंस या और भी तमाम तरह के जो अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो अलाउंसेस को भी डिडक्ट किया जा सकता है या कट किया जा सकता है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसे भी कम किया जा सकता है दोस्तों। तो ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज वगैरह हैं इन लोगों में से कट किया जा सकता है। उसके बाद आपका जो है दोस्तों कोई व्यक्ति जो रिटायर्ड पर्सन है, तो रिटायर्ड पर्सन जो पेंशन रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो उनके पेंशन में भी कुछ कटौती किया जा सकता है। उसके बाद जो व्यक्ति जो अभी हाल फिलहाल में रिटायर्ड हुए हैं या फिर इस लॉकडाउन पीरियड में रिटायर्ड हुए हैं या लॉकडाउन पीरियड के कुछ दिनों पहले रिटायर्ड हुए हैं और उनका रिटायरमेंट जो ग्रेच्युटी अमाउंट है, जो आफ्टर रिटायरमेंट जो एक लमसम अमाउंट जो कि ह्यूज अमाउंट होता है, काफी अधिक मात्रा में अमाउंट होता है, तो वो अमाउंट जो मिलने का जो प्रावधान है हमारे देश में सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोगों को, तो वो जो ग्रेच्युटी है उसके ऊपर भी कुछ हद तक डिडक्शन लगाया जा सकता है, उसके में भी कुछ कटौतियां किया जा सकता है, या फिर जो है उसे एक लंबे समय के लिए उसको जो है पेंडिंग कर दिया जा सकता है, काफी लंबे समय के बाद जो है उसे दिया जाएगा, तो इस तरह का भी पेंडिंग किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपके बैंक्स वगैरह में जो हम लोग जो अमाउंट्स रखते हैं, तो उसमें आपका बैंक में अब ये तो आपका जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर जो असर दिखेगा दोस्तों। बाद में अपना प्राइवेट एम्प्लॉइज हो गए, जो जनरल पब्लिक हो गए, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो या फिर अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, तो उन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है ये भी जरा समझना जरूरी है दोस्तों। कि अब वो हम लोग बैंक में जो अमाउंट रख रहे हैं तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट जो है भी वो लगा सकते हैं कि वो आप विड्रॉवल का लिमिट फिक्स किया जा सकता है कि आप इतने से अधिक मात्रा में पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जो हम सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में या फिर और भी किसी तरह के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है या इन्वेस्टमेंट का जो डिपॉजिट रखते हैं बैंक में, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें आज मिल रहा है या पहले से मिलते आया है, तो उसमें कुछ कटौतियां किया जा सकता है, उसमें कम किया जा सकता है, या संभव ये भी है कि उसे ना दिया जा सके, सेविंग अकाउंट पे पूरी तरह से कट कर दिया जा सके। उसके बाद जो कुछ लग्जरियस लोन्स वगैरह जो बहुत सारे लोग लिए हुए हैं, जैसे कोई किन्हीं के पास 4 मकान है, 5 मकान है, उसके बावजूद भी कुछ मकान लिए हुए हैं, वो लोन पे लिए हुए हैं, तो उसके जो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आपका जो है जो लग्जरियस आइटम पे लोन, जैसे आपका कार लोन हो गया या फिर और भी कुछ इस तरह के लोन हो गया, तो उसके ऊपर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, तो प्राइवेट यदि काफी खराब स्थिति अगर हो जाता है हमारे देश में, फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके भी अंदर में आने वाला वो कंपनीज हो या फैक्ट्रीज हो जहाँ पे प्राइवेट पर्सन लोग काम करते हैं, तो उन्हें भी दिशा निर्देश दिया जा सकता है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो है एम्प्लॉय के सैलरी से सर्टेन परसेंटेज कट किया जाए, डिडक्ट किया जाए, और उस अमाउंट को जो परसेंटेज जो है प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके सैलरी में से कुछ सर्टेन परसेंटेज को कट किया जाए और उस परसेंटेज को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एज द केस में भी जो है तो उनको उस अमाउंट को फंडिंग किया जाए, उन्हें जो है कंट्रीब्यूट किया जाए फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपका ये अपना प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं उन लोगों के लिए भी ये चीज जो है देखने को मिल सकता है। बाद में आपके यदि और भयावह स्थिति होती है तो उस स्थिति में जो आम पब्लिक है, आम जनता है, तो उनसे भी
सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार कर सकती है कि फाइनेंशियल वे में कोई नया अकाउंट खोला जा सकता है, जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी पर्सन जो चाहे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देश के जो अर्थव्यवस्था हो उसे मजबूत करने के लिए। उसके साथ दोस्तों संभव ये भी है कि आपके नए नए जो कुछ टैक्सेस भी इम्पोज हो सकते हैं, कुछ नए सेस भी इम्पोज हो सकते हैं। जो सेल्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसके जो टैक्स स्लैब है उसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे सेल एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी हो गया, उसके जो टैक्स स्लैब है, टैक्स का जो रेट है, परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है ऑन सेल या ऑन सर्विसेज, तो उसे इंक्रीमेंट किया जा सकता, इंक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस के जो स्लैब हैं उसे भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो गवर्नमेंट को अधिक मात्रा में फाइनेंस इकट्ठा हो सके, अमाउंट इकट्ठा हो सके, ताकि वो अपने अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली बनाने में उसे मददगार सिद्ध हो। तो इस तरह का आपको कर सकते हैं। कुछ नए सेस भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे एपिडेमिक डिजीज रिलीफ सेस के तौर पे कुछ आ सकता है, या फिर कोरोना रिलीफ सेस के नाम पे आ सकता है, या फिर आपका जो है आपका ये अपना आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट सेस, इस तरह के कुछ जो है नए सेस भी आ सकते हैं, नए फीस भी इम्पोज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिकवर करना कंपलसरी हो जाए। तो ऐसे इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं दोस्तों, जो हमारे देश के पब्लिक के जो है ऊपर वर्डन हो सकता है। तो ऐसे समस्या आ सकते हैं। तो ये सब सारी जानकारियां मैंने आपको जो हमारे तक मैंने जहां तक स्टडी कर पाया है, समझ पाया है, वो अपने समझ के हिसाब से सारी चीजें मैं आपको बताने का कोशिश किया हूं। फिर भी यदि और कुछ विशेष तौर पे इसके बारे में आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक जो मोस्ट फोकस इस सब्जेक्ट के ऊपर है दोस्तों, वो आर्टिकल 360 ऑफ द जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका जो है इसमें आपका 360 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 360 आर्टिकल में सब आर्टिकल 4B में ये भी प्रावधान है दोस्तों, लिखा गया है कि यदि ऐसी कोई नौबत आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनके भी सैलरी कट होंगे। 360 के सब आर्टिकल 4 और क्लॉज बी में ये मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनके सैलरी भी कट होंगे। जो यूनियन मिनिस्टर लोग जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर जो राज्य स्तर के जो मंत्री हैं, उनके भी सैलरी कट होंगे। तो ये सब सारे लोगों का भी कट होगा दोस्तों। तो ये सब सारी चीजें हमने आपको बताने का कोशिश किया है। और दूसरा चीज एक छोटी चीज जो आपको समझना चाहिए कि इस घोषणा को, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो घोषणा है दोस्तों, इसे स्टार्ट करने के बाद खत्म करने का कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। मतलब अर्थात कि खत्म करने के लिए राष्ट्रपति के पास पूरा पावर है, और राष्ट्रपति जब चाहे वो अपने घोषणा के तौर पे जब चाहे वो अपने घोषणा से वो कभी भी इसको खत्म कर सकते हैं। ये भी आपको जो है आर्टिकल 360 सब आर्टिकल 2 में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल सब आर्टिकल 2 का शायद सेकंड क्लॉज में या फर्स्ट या सेकंड क्लॉज में आपको है। तो ये सब सारी चीजें आपको समझ गए कि आप कभी भी वो चाहें, इवन घोषणा करने के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ, जो मैंने आपको बताया था कि वो 2 सदनों के से पास होने का जो टाइम पीरियड है, उस बीच में भी वो चाहे तो उसे रिवोक कर सकते हैं एक घोषणा के जरिए कि अब ये इमरजेंसी नहीं होगी, तो भी वो रिवोक हो जाएगा, या फिर किसी भी टाइम पे उसे घोषणा को रद्द करने का उनको राष्ट्रपति को पावर होता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये सब सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। मैंने एक बार पहले भी एपिडेमिक डिजीज और जो है आपको धारा 144 के ऊपर और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर
मैंने आपको वीडियो में थोड़ा बताने का कोशिश किया है, उसे भी आप चाहें दोस्तों तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और बाकी तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मैं आगे भी इसी तरह के कुछ नए नए अपडेट्स या नए नए कुछ लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स लाते रहूँगा, आपको जागरूक करते रहूँगा। और आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और यह भी आपसे उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि इस तरह के भयावह स्थिति हमारे देश में चूंकि ना आए, इस वजह से आप लोग कृपया लॉकडाउन का पालन करें और अपने 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 आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने दोस्त मित्र साथी सभी लोगों को सुरक्षित रखें, और सारे लोगों को सलाह दें, मशवरा दें कि सब लोग इस लॉकडाउन के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उसे फॉलो करें, अपने घर में सुरक्षित रहें, खाएं पिएं मस्त रहें, और बाहर जाने से जितना हो सके वो जो है कटने का कोशिश करें, बेवजह बाहर ना जाएं, अच्छी तरह से साफ सुथरा रहे, हाथ धोकर खाना खाएं। और थैंक यू दोस्तों, बाकी के लिए धन्यवाद।